ऑल राइट, मैं फिर से बता दूं, मैंने ये हैंडआउट व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है। इस हैंडआउट के अंदर दो टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं। क्योंकि अभी हमने प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर लिया है, तो हम पहले प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो जिसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। उन क्वेश्चंस को करने से पहले प्लीज एक बार देख लीजिएगा, मैंने आपको तीन चीजें लिखवाई थी प्रोबेबिलिटी के अंदर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एक बार देख लीजिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, वो भी एक बार देख लीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसके अंदर हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। And draw its tree diagram. I am going to give you a minute to see whether you are able to draw its tree diagram or not. क्योंकि कुछ बच्चे गलत बना देते हैं। जी, मुझे बताइए, जो सबसे पहला ट्री आप बनाएंगे उसमें कितनी ब्रांचेस होंगी? दो या तीन? दो। वेरी गुड। Karen will either stop at the first set of lights or she will not stop. स्टॉप की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4। तो नॉट स्टॉप की क्या होगी? 0.6। अब आ जाते हैं सेकंड लाइट पे। शी विल ईदर स्टॉप और शी विल नॉट स्टॉप, स्टॉप और शी विल नॉट स्टॉप। जहां तक हम सेकंड लाइट कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद थर्ड लाइट आएगी। सेकंड लाइट पे स्टॉप की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.8। तो नॉट स्टॉप विल बी 0.2। अब आगे थर्ड सेट ऑफ लाइट्स के लिए बनाइए। स्टॉप, नॉट स्टॉप, स्टॉप, नॉट स्टॉप, स्टॉप, नॉट स्टॉप एंड देन स्टॉप, नॉट स्टॉप। थर्ड पे स्टॉप की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। पार्ट टू। प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखूं ब्रैकेट में?
एस 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 नॉट, फर्स्ट टू सेट ऑफ लाइट्स पे उसने रुकना है, थर्ड पे नहीं रुकना। एस 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 नॉट। एस 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 नॉट, ये सारी प्रोबेबिलिटीज आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। 0.4 इंटू 0.8 इंटू 0.7, कितना आ रहा है, 0.224। पार्ट 3, find the probability she has to stop at exactly 3 sets of lights. Sorry, she has to stop at exactly 2 of the 3 sets of lights. तो इंशाल्लाह अगर उसने सिर्फ 2 पे रुकना है 3 में से, तो क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं? She has to stop at exactly 2, बताइए। 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0. नहीं, ब्रैकेट में क्या आएगा? अच्छा, ब्रैकेट में बहुत एस कुछ। एस 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 नॉट एस नॉट, फिर प्लस प्लस एस 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 नॉट, नहीं एस एस नॉट एस, मतलब जंबल होता रहेगा। ठीक है, प्लस तीसरा एस नॉट एस एस। एस नॉट एस एस। ठीक है, शी हैज टू स्टॉप एट एग्जैक्टली 2 सेट ऑफ लाइट्स। पहला वाला आंसर तो हम निकाल चुके हैं, 0.224। दूसरा आंसर निकालिए, एस एस नॉट एस, एस एस नॉट एस, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जीरो पॉइंट जीरो टू फोर। और आखिरी के लिए है एस नॉट एस एस, इन्हीं तीनों को फरिया मल्टीप्लाई किया, 0.144। और फिर तीनों को प्लस करके ओके। पार्ट 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। There is a keyword in this part. What is that keyword? Given that, conditional probability आ गई, इसीलिए मैंने कहा था एक बार देख लो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, आई होप सबने देख लिया है। गिवन दैट के बाद जो लिखा हुआ होता था महज, वो किसकी वैल्यू होती थी? वो बी की वैल्यू होती थी। और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती थी वो ए की वैल्यू होती थी। ओके, तो बी की वैल्यू क्या होगी? दैट शी हैज टू स्टॉप एट एग्जैक्टली 2 सेट ऑफ लाइट्स, ये बी है। बी की वैल्यू तो एग्जैक्टली 2 सेट ऑफ लाइट्स है। ए की वैल्यू क्या होगी? दैट शी विल स्टॉप एट द फर्स्ट सेट ऑफ लाइट्स। तो भाई इसका लिखोगे कैसे? ए गिवन दैट बी होता है ना, तो ए की जगह पे क्या लिखोगे? किस तरह लिखें इसको? स्टॉप एट फर्स्ट सेट ऑफ लाइट लिखा हुआ है, ए तो फर्स्ट सेट ऑफ लाइट है। और आखिर फिर मैं बी में किस तरह लिखूं इसको? S2। अगर मैं S2 लिख दूंगा तो मैं तो ये समझूंगा शी हैज टू स्टॉप एट सेकंड सेट ऑफ लाइट। 2S लिख देंगे फिर। 2S लिख देते हैं, शी हैज टू स्टॉप एट 2 सेट्स ऑफ लाइट, 2 सेट्स ऑफ लाइट्स, 2S। तो ये हो गया पहली सेट ऑफ लाइट्स एंड
2 set of lights upon probability of 2 set of lights। इसमें से एक आंसर हम निकाल चुके हैं, बताओ कौन सा? डिनोमिनेटर का आंसर हमने निकाला है, 2 सेट्स ऑफ लाइट्स पे रुकने वाला आंसर ये हम निकाल चुके हैं पिछले पार्ट में। ये बताओ न्यूमरेटर कैसे निकालेंगे? उसको पहली सेट ऑफ लाइट्स पे रुकना है और 2 सेट ऑफ लाइट्स पे रुकना है। इन दोनों का कॉमन क्या बनेगा? इतना मुश्किल नहीं है, पहली सेट ऑफ लाइट पे रुकना है और इन टोटल 2 सेट ऑफ लाइट्स पे रुकना है। तो एक कंडीशन तो ये हो जाएगी, पहली सेट ऑफ लाइट्स पे रुका और 2 सेट ऑफ लाइट्स पे रुका, राइट। दूसरी कंडीशन क्या होगी? पहली सेट ऑफ लाइट्स पे रुका और इस तरह भी 2 सेट ऑफ लाइट्स पे रुका, राइट। तो पहली पे तो रुकना जरूरी है और टोटल कितनी पे रुकना है? 2 पे रुकना है। तो यही 2 केसेस बनेंगे, नीचे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि पहली पे तो रुकना है। तो 2 हमारे पास पहली कंडीशन का भी आंसर है, दूसरी का नहीं है। दूसरी का भी तो है, ये दोनों वैल्यूज उठाएंगे ना यहां से। ओके, ये हो जाएगा 0.224 प्लस 0.024 अपॉन 2 सेट्स ऑफ लाइट्स पे उसको रुकना है। उसका आंसर था 0.392। देखो ये 3 मार्क्स का है, इतना छोटा सा पार्ट। व्हाट इज द आंसर? 0.633। वहां तक कुछ और आ रहा है? ये सारे कंफर्म कर दें, यही आंसर आ रहे हैं या कुछ और आ रहे हैं? और चेक भी कर लो आंसर्स में, यही आंसर है या नहीं। किसी ने चेक किया है? मैं चेक कर लेता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस हैं ये। ओके, हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? 6। 0.633, ठीक है, सही आंसर। The next question that we should do is not question 7, not question 8। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। प्लीज टेल मी वी हैव डन दिस क्वेश्चन ऑलरेडी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। 10 अभी हमें नहीं करना है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12। Read the question and draw the tree diagram। ज्यादातर जो ये वाला केस होता है ना, अगर ऐसा होगा तो फिर वैसा नहीं होगा, और अगर ये हो जाएगा तो वो नहीं हो जाएगा, तो उसमें क्या बनाते हैं? ट्री डायग्राम। या तो ये होगा या तो वो होगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी नस्ल का है, या तो वो ये खाएगी या वो नहीं खाएगी। लेकिन उसने पार्ट 1 में बोल भी दिया है कि ट्री डायग्राम बनाओ। वो नहीं भी बोलता तो आपको ट्री डायग्राम बनाना चाहिए था। तो सबसे पहली जो ब्रांच बनेगी वो किस चीज की होगी? या तो वो टोस्ट खाएगी ब्रेकफास्ट में, या फिर वो टोस्ट नहीं खाएगी। और उसके बाद she will have jam or she will not have it। टोस्ट की प्रोबेबिलिटी
0.85, टोस्ट नॉट 0.15, जैम नहीं, फिर वो देख के करना। टोस्ट के बाद जैम खाने की क्या है? ओके, तो वो यहां आना चाहिए, वो नीचे वाले जैम में नहीं आ सकता। अगर यहाँ 0.8 है तो नीचे 0.2, क्योंकि एक ब्रांच का सम हमेशा 1 होता है। if she if she has a bread roll, then the probability that she will have a jam on it is 0.4। अच्छा, टोस्ट नॉट जो है वो एक्चुअली ब्रेड रोल है, दिस इज ब्रेड रोल, तो उस पे जैम की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4, तो नीचे 0.6 आ जाएगा। तो मुझे टोस्ट नॉट को मैं मिटा रहा हूं, मैंने पढ़ा नहीं था, टोस्ट नॉट को मैं कर रहा हूं ब्रेड रोल। तो पहले पार्ट में तो उसने बोला ट्री डायग्राम बना दो, तो आसान सा ट्री डायग्राम था, हमने बना दिया। पार्ट 2, व्हाट इज द की वर्ड? गिवन दैट। गिवन दैट के बाद जो लिखा हुआ होता है वो किसकी वैल्यू होती है? वो बी की वैल्यू होती है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो वो ए की वैल्यू होती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, और ये 4 मार्क का है। इसका फॉर्मूला आप कैसे बनाते हैं? बी की जगह क्या आएगा? जैम नॉट। बी की जगह नॉट जैम लिखा हुआ है ना, जैम नॉट। और ए की जगह टोस्ट। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टोस्ट एंड जैम नॉट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जैम नॉट। हानि, हानि न्यूमरेटर का आंसर कैसे आएगा? हानि, आई एम वेटिंग। 0.85 multiplied by 0.2। वेरी गुड। टोस्ट एंड जैम नॉट 0.85 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो न्यूमरेटर में तो मसला नहीं है। 0.85 मल्टीप्लाई बाय 0.2। उमर फारूक उस्मानी विल टेल मी जैम नॉट की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? सर वो 0.15 मल्टीप्लाई बाय नीचे जाएगा 0.6 ऐसे। बस इसी तरीके, इसी रूट से आप जैम नॉट तक पहुंच सकते थे, और कोई तरीका नहीं था आपके पास जैम नॉट तक पहुंचने का। टोस्ट तो मल्टीप्लाई पर तो नहीं है ना? सॉरी, व्हाट आर यू सेइंग? हाँ 0.85 और 0.2 भी है। यस, पहला रूट तो ये है जैम नॉट तक पहुंचने का, प्लस दूसरा रूट ये है। तो 0.85 मल्टीप्लाई बाय 0.2 प्लस 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.6। एक वीक मैथ का बच्चा इसमें पता है क्या गलती करता है? कहता है सर ये और ये सेम है, इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। क्यों नहीं कर सकते? बीच में प्लस का साइन है यहाँ। यू कैन नॉट कैंसिल आउट द डिनोमिनेटर विद द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का आंसर 0.17, डिनोमिनेटर का आंसर पूरा 0.26। फाइनल आंसर 0.654। Okay, next question that we will do. 10 मार्क का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 15। इसके लिए तो पूरा पेज चाहिए होगा। लेट मी पेस्ट इट ऑन अ फ्रेश पेज। पहले मैं इसका सिर्फ इतना ही कॉपी कर रहा हूं, पहला पार्ट पढ़ लीजिए क्वेश्चन।
ठीक से पढ़ के समझना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। कब रुकेगा वो? जब गलत जवाब देगा। पहले आप पहले पार्ट पे तो आज पहले पार्ट आप आपसे किसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं? आंसर्स करेक्टली। तो किस तरह जाएंगे आंसर्स करेक्टली? यस, दो तरीके हैं आंसर करेक्टली के। या तो वो डायरेक्टली सही जवाब दे देगा, एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है, या तो वो इज गोइंग टू आस्क फॉर हेल्प और उसके पास सही जवाब आ जाएगा ऑडियंस की तरफ से। तो इन दोनों आंसर्स को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। probability that he gives the answers correctly, या तो डायरेक्टली सही जवाब दे देगा, या फिर 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.95, और प्रूव करना था कि 0.89 आना चाहिए। उसने खुद ही जवाब भी बता दिया क्वेश्चन के अंदर, ताकि अगर बच्चा कोई और तरीका सोच रहा हो तो वो अपने आप को, ताकि वो अपनी इस्लाह कर ले। Okay, let's paste the next two parts. Second occasion. On the second occasion that Peter decides to ask for help, he phones a friend. The probability that his friend gives the correct answer to any question is 0.65. Find the probability that the first two questions are both answered correctly. उसके लिए अब आपको ये ट्री डायग्राम आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू कीजिए जरा प्लीज, वाहियात तरीके से मत कीजिएगा। सर पार्ट 1 रिपीट कर दें। पार्ट 1 में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी? करेक्टली आंसर्ड की। तो करेक्ट आंसर वो कैसे देगा? या तो वो डायरेक्टली आंसर करेक्ट कर देगा, एक तरीका तो ये है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, और इज गोइंग टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द ऑडियंस, और ऑडियंस उसको सही जवाब दे देगी। तो जब अच्छा और सही होता है है। हानि, तो हमें क्या करना होता है जब और आ जाता है? वो प्लस। यस, तो 0.7 प्लस 0.2 इंटू 0.95। But I am more interested in knowing how many of you can complete the tree diagram for the second question correctly. आपकी आवाज लैग हो गई थोड़ी सेकंड क्वेश्चन वाले पे। मेरी आवाज लैग हो रही है? ओके, लेट मी कंफर्म फ्रॉम अदर्स कि सबके पास लैग हो रही है, या हो सकता है सिर्फ आपका इशू हो। हमजा, क्या मेरी आवाज लैग कर रही है आपके पास? जी ओके, हानि आपके पास? नहीं सर सही आ रही। सही आ रही है।
उमर फारूक उस्मानी आपके पास नहीं सर, सही आ गया बात। सही आ गया। तो भाई जिसके पास लैग करिए फिर शायद उसी के पास प्रॉब्लम होगा। हामिद हैज जॉइन द क्लास सो लेट। हामिद अपनी मर्जी का मालिक है, अपने हिसाब से आता है, काम भी सेंड नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। ओके, अगले क्वेश्चन के लिए ट्री डायग्राम कंटिन्यू कर लिया आप लोगों ने। जब उससे अगला सवाल किया जाएगा तो या तो वो सही जवाब देगा या वो गलत जवाब देगा, करेक्ट, रॉन्ग, या फिर वो हेल्प मांगेगा। On the second occasion that Peter decides to ask for help, he phones a friend. इसका मतलब क्या है? जब अगली बार उसको हेल्प मांगने की जरूरत पड़ी तो उसने दोस्त को फोन मिलाया। तो अगली बार का मतलब कौन से क्वेश्चन में? सेकंड क्वेश्चन में। उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहीं से आगे जाना है, यहां से भी आगे जाना है। यही तो कंफ्यूजन हुई थी बच्चों को पेपर के अंदर, वो सिर्फ यहां से आगे चले गए थे, यहां से आगे ही नहीं गए। तो अब जब वो हेल्प मांगेगा तो ही इज गोइंग टू कॉल अ फ्रेंड। उसका फ्रेंड या तो सही जवाब दे देगा या गलत जवाब देगा। अच्छा, और सही जवाब की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.65। तो गलत जवाब की क्या होगी? 0.35। बाकी करेक्ट की प्रोबेबिलिटी 0.7, 0.1, 0.2। और नीचे से भी आपने कंटिन्यू करने ट्री डायग्राम। एफ एफ को मैंने फ्रेंड ने सही जवाब बोला है और एफ नॉट को फ्रेंड ने गलत जवाब। लेकिन नीचे से कैसे कंटिन्यू करेंगे? इसके बाद कंटिन्यू होगा नीचे से। जब सही जवाब मिल जाएगा तभी अगला सवाल किया जाएगा ना उससे। गलत जवाब पे तो आगे कंटिन्यू नहीं होगा, सही जवाब पे आगे कंटिन्यू होगा। तो सही जवाब पे आगे कैसे कंटिन्यू करूं उसको? नहीं फरीहा, नो। जब उसने अपने फ्रेंड सॉरी ऑडियंस से पूछ के सही आंसर दे दिया, अब उससे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 या तो वो सही जवाब देगा या वो गलत जवाब देगा या वो हेल्प मांगेगा। और जब वो हेल्प मांगेगा तो उसका फ्रेंड या तो सही जवाब देगा या गलत जवाब देगा, क्योंकि अब वो हेल्प किससे मांगेगा? अपने फ्रेंड से हेल्प मांगेगा। तो कंटिन्यू कीजिए इसको। असल में मुझे ये बहुत बड़ा बना दिया मैंने, हेल्प वाला छोटा सा बनाना चाहिए था, नीचे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है। फ्रेंड सही जवाब देगा, फ्रेंड गलत जवाब देगा। फ्रेंड सही जवाब देगा, प्रोबेबिलिटी 0.65। फ्रेंड गलत जवाब देगा 0.35। ये ऊपर वाला क्यों बनाया है? ये तो नहीं है। ऊपर वाला क्यों बनाया है? ऑन द सेकेंड ओकेजन दैट पीटर डिसाइड्स टू आस्क फॉर हेल्प, ये सेकेंड ओकेजन का मतलब क्या है? दूसरा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या वो सही जवाब दे के दूसरे क्वेश्चन पे नहीं जाएगा? जाएगा ना दूसरे क्वेश्चन पे, पहले सवाल का सही जवाब देके। नीचे से भी दूसरे क्वेश्चन पे जाएगा, ऊपर से भी दूसरे क्वेश्चन पे जाएगा। करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर, ही आस्क फॉर हेल्प, एफ, एफ नॉट, सेम। करेक्ट की 0.7, 0.1, 0.2। अच्छा हाँ, ये एक मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूँ। ऑन द सेकेंड ओकेजन दैट पीटर डिसाइड्स टू आस्क फॉर हेल्प, जब वो दूसरी बार हेल्प मांगेगा तो ऊपर से तो वो दूसरी बार हेल्प मांग ही नहीं रहा, ऊपर से तो वो सिर्फ पहली बार हेल्प मांग रहे।
जबकि नीचे से जा रहे हैं तो अब वो दूसरी बार हेल्प मांग रहे हैं। तो व्हाट विल बी करेक्ट? दोनों ऑप्शंस लेने हैं या सिर्फ नीचे से जाना है? On the second occasion that Peter decides to ask for help, he phones a friend. सिर्फ नीचे से जाएंगे क्योंकि जब वो दूसरी बार हेल्प मांग रहा है तो वो फ्रेंड से मांग रहा है, ठीक है। अगर हम ऊपर से जा रहे हैं आहिल, तो वो कौन सी बार हेल्प मांग रहे हैं, पहली बार या दूसरी बार? पहली बार। पहली बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी लेकिन वो तो सेकंड ओकेजन कह रहे हैं ना। और तीसरे में हेल्प मांग ले। What is the question? Find the probability that the first two questions are both answered correctly. पहला भी सही जवाब दिया उसने, दूसरा भी सही जवाब दिया। This tree diagram might be slightly incorrect, but अभी देख लेते हैं करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है। 0.7 इंटू 0.7, एक रूट तो ये प्लस, अब मुझे क्यों लग रहा है ये गलत हो सकता है, आई टेल यू द रीजन। ये वो पहली बार यहां से हेल्प मांग रहे हैं, और जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो पहली बार जब हेल्प मांगेगा तो वो फ्रेंड से तो नहीं मांगेगा। वो फर्स्ट ओकेजन में किससे हेल्प मांग रहे हैं? वो तो ऑडियंस से हेल्प मांग रहे हैं। तो मैंने तो यहाँ फ्रेंड लिख दिया। किसी ने भी नहीं बोला सर वो पहली बार जब हेल्प मांगेगा, जब भी मांगेगा। उसने यहाँ लिखा ही नहीं क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन 3। उसने क्या लिखा? ऑन द फर्स्ट ओकेजन दैट ही विल आस्क फॉर हेल्प, यानी कि जब भी पहली बार उसको हेल्प मांगने की जरूरत पड़ेगी वो किससे मांगेगा? वो ऑडियंस से मांगेगा, वो फ्रेंड से नहीं मांगेगा। तो यहाँ पे मुझे ऑडियंस लिखना चाहिए था, वो ऑडियंस से हेल्प मांगेगा। और ये प्रोबेबिलिटीज भी फिर गलत लिखी हुई है, या तो ऑडियंस उसे सही जवाब देगी या फिर ऑडियंस उसे गलत जवाब देगी। और ऑडियंस जो उसे सही जवाब देगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.95, और गलत जवाब की 0.05। नाउ आवर ट्री डायग्राम मेक्स सेंस। या तो वो डायरेक्टली सही जवाब आ जाएगा दोनों क्वेश्चंस के, या फिर वो हेल्प मांग के सही जवाब दे देगा। इसके लिए हम किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे? यस, 0.7 इंटू 0.2 इंटू 0.95 प्लस, तभी ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, 6 मार्क का पार्ट है। अगली बार 2 सवालों के सही जवाब कैसे मिलेंगे? हेल्प मांगी, सही जवाब दिया, और फिर से सही जवाब दे दिया। तीसरी कंडीशन, जीरो पॉइंट टू इंटू 0.95 इंटू 0.7। लेकिन इंशाल्लाह अगर मैं आपसे कहूं एक और कंडीशन भी है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं वो एक और कंडीशन कौन सी हो सकती है? पता नहीं। पता नहीं। हमजा, अगर मैं कहूं एक और कंडीशन भी हो सकती है तो वो क्या हो सकती है? सर 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.95 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5।
5. वेरी गुड। उसने पहली बार भी हेल्प मांगी, उसने अगली बार भी हेल्प मांगी, और अगली बार हेल्प मांगने पर उसके फ्रेंड ने सही जवाब दे दिया। फाइंड आउट द आंसर। जीरो 0.2 into 0.95 into 0.2 into 0.65. Final answer 0.781. हसन का 0.723 आ रहा है। लेट मी चेक द आंसर। 0.781 ही है। मुश्किल क्वेश्चन था, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इसका एक पार्ट और रहता है। पार्ट 3 given that the first two questions were both are all right. Given that is the keyword. given that के बाद जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? b की, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो a होता है। तो पहले पढ़ के फॉर्मूला बनाइए, क्या बनेगा। बिल्कुल बी इज फर्स्ट टू क्वेश्चंस पर बोथ आंसर्ड करेक्ट। टू करेक्ट, ये बी है, सॉरी ये तो बाद में आएगा। टू करेक्ट, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? ऑडियंस, तो यहां मैं ए लिख लूं। तो फॉर्मूला क्या होगा कि उसने ऑडियंस एंड टू करेक्ट अपॉन टू करेक्ट। इसमें से कौन सा आंसर, कोई आंसर है जो हम निकाल चुके हैं? डिनोमिनेटर का टू करेक्ट का आंसर हम पिछले पार्ट में निकाल चुके हैं। इट इज ओनली द न्यूमरेटर दैट यू नीड टू फाइंड। सो इज देयर एनी, पहले मैं ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ, इज देयर एनी ऑनलाइन स्टूडेंट हु कैन टेल मी कि न्यूमरेटर का आंसर कैसे आएगा? एनी ऑनलाइन स्टूडेंट, अगर कुछ सोच भी रहे हो तो बता दो, कम से कम पार्टिसिपेट तो करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑडियंस, वो पहले क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन की ये लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे जो कितना आंसर। नहीं, मुझे रूट बताइए, मैं कौन सा रूट फॉलो करूं? ऑडियंस से भी पूछा है और दो सही जवाब भी दिए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इंटरसेक्शन कॉमन कौन सा है? Hamza has disappeared. Anyone else? चलो फेस टू फेस में से एनीवन, ऑडियंस से भी पूछा है और दो सही जवाब भी दिए। 0.2, 0.95, बस प्लस, अभी खत्म कहाँ हुआ? इंटू 0.7, ऑडियंस से पूछा, दो सही जवाब दे दिए। या फिर ऑडियंस से पूछा, सही जवाब दिया, दोबारा हेल्प मांगी और सही जवाब दे दिया। ये रूट नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं या नहीं? प्लीज लेट मी नो। इन दोनों रूट्स में उसने ऑडियंस से पूछा या नहीं पूछा? दो सही जवाब दिए या नहीं दिए? तो फिर ये रूट भी ले सकते हैं। सर तो ऊपर वाला ये नहीं ले पिछले, सकते? कौन सा ऊपर वाला बताओ? 0.7 टाइम्स 0.2 टाइम्स 0.95। ओके, यस, आहिल कह रहे एक और रूट भी है।
यहां से भी तो उसने ऑडियंस से पूछ के दो सही जवाब दिए। यस, वेरी गुड था। यहां से भी तो उसने ऑडियंस से हेल्प मांग के दो सही जवाब दिए। तो पिछले वाले में से तीन वैल्यूज उठानी है आपने पिछले आंसर में से। अगर हम वैल्यूज लिख लेते, अगर मैं वैल्यूज लिख लेता तो ज्यादा आसानी हो जाती। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया था पिछले पार्ट का। तो आई थिंक ये उठाना होगा मुझे। ओके। कौन कौन से केसेस उठाने होंगे? तीन केसेस उठाने होंगे, जिसमें से पहला है 0.7 इंटू 0.2 इंटू 0.95 प्लस 0.2 इंटू 0.95 इंटू 0.7 प्लस 0.2 इंटू 0.95 इंटू 0.2 इंटू 0.65 अपॉन 0.781। सही आ रहा है इससे आंसर? प्लीज अपना आंसर निकाल लो, मैं चेक भी कर लेता हूँ। इन्होंने पीछे आंसर लिखा है 0.371। आर यू गेटिंग दिस आंसर? 372, हाँ पीछे भी 372 ही है। तो ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन था। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते। सारे मुश्किल नहीं होते, कुछ मुश्किल होते हैं, और ज्यादातर जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं वो अक्टूबर नवंबर के पेपर में होते हैं। ये सोचकर हम अपने दिल को तसल्ली दे देते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है। ओ, क्वेश्चन नंबर 16। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किया हुआ तो नहीं है हमने कहीं? प्लीज चेक कर लीजिएगा। नहीं किया हुआ, ओके पढ़ लीजिए। इनके बुक में ऐसा एक क्वेश्चन था। मैं खोल लेता हूँ वो क्वेश्चन, मुझे याद है बुक में कहाँ पे था। लेट मी सी। है एक था। हाँ, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। नहीं तो चेक कर लीजिए, एग्जैक्टली सेम है। 24 था। लेट मी ओपन द क्वेश्चन। सेम है, इससे देख लो जरा, बिल्कुल सेम है। ओके, नाइस मेमोरी हसन। अच्छा, तो वो क्वेश्चन हमने किया हुआ है, तो फिर हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हसन भूल गया तो हसन मुझसे रिकॉर्डिंग लेके देखेगा, ताकि उसका दोबारा से वो क्वेश्चन रिवाइज हो जाए। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 23।
नवंबर का क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा सा चैलेंजिंग। वो क्वेश्चन आंसर वाला नवंबर था, मई जून था वो, हेल्प वाला। ओके खैर छोड़ो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो। पता है मसला क्या है, स्पिनर भी घुमा रहे हैं और साथ साथ दो डाइस भी फेंक रहे हैं। He calculates his score as follows. If the spinner lands on an even numbered dice, Raj multiplies the two numbers showing on the dice to get his score. Raj multiplies the two numbers showing on the dice to get his score. If the spinner lands on an odd numbered side को dice बोल रहा था मैं. Okay. If the spinner lands on an odd numbered side, Raj adds the numbers on the dice to get his score. Given that falana damkana, it is conditional probability. It is conditional probability. जिसमें b किसकी वैल्यू है? That the score is 12 और a किसकी प्रोबेबिलिटी है? इवन नंबर की। तो पहले तो फॉर्मूला बनाइए, पहले तो फॉर्मूला बनाइए। Even number given that score is 12, probability of even number and score is 12 upon score is 12। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास किस किस की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए? इवन नंबर की, पहले तो मुझे बताइए इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी। कैसे बताया आपने? ये जो इवन नंबर है, स्पिनर लैंडेड ऑन एन इवन नंबर साइड। कितने इवन नंबर्स हैं स्पिनर में? 2, और टोटल कितने हैं? तो यही बताया था आपने। ओके, 2/5। फिर रूहान मुझे बताएगा कि स्कोर 12 की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? पहले तो मुझे बताओ कि स्कोर 12 होने के लिए पहले स्पिनर पे क्या आना चाहिए? स्कोर 12 होने के लिए डाइस पे अगर इवन नंबर आता है तो वो मल्टीप्लाई करेगा दोनों। स्पिनर पे अगर इवन नंबर आता है तो वो फिर मल्टीप्लाई करेगा डाइस के दोनों स्कोर्स को। वो स्कोर्स क्या क्या होने चाहिए? 2 6, या फिर इवन नंबर के बाद 6 2, या फिर इवन नंबर के बाद 3 4, या फिर इवन नंबर के बाद 4 3। इन सब से स्कोर क्या बनेगा? 12। अगर डाइस पे ऑड आ जाता है तो फिर वो क्या करता है? फिर वो ऐड करता है। तो अब क्या 12 बन सकता है ऐड होके? किन दो कौन डाइस पे क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 होता है ना। 6 + 6 12 नहीं होता क्या? तो आहिल ऑड नंबर आने पर दोनों डाइस के क्या डिजिट्स आने चाहिए कि 12 बन जाए स्कोर? आहिल, आर यू लिसनिंग? जी सर। मुझे बताइए, अगर ऑड नंबर आएगा तो दोनों डाइस के ऊपर क्या स्कोर आना चाहिए कि 12 बन जाए?
नोइंग दैट ऑड नंबर आने पर वो ऐड करता है डाइस की वैल्यूज को। फिर ऐड पे तो 12 बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? आप 1 से 5 तक जो देख रहे हैं वो स्पिनर की वैल्यूज है, डाइस पे 1 से लेके 6 तक होता है। सिक्स प्लस सिक्स 12 नहीं होता क्या, अगर दोनों डाइस पे 6 और 6 आ जाए? जी सर होता है। ओके, लेकिन ये प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालें? मैंने ब्रैकेट पे तो बड़ी कन्वीनियंटली लिख दिया E26, E26, E26। how are you going to find the probability of E26? E की probability 2/5 into 2 की probability 1/6, डाइस पे 2 आने की 1/6 into 6 की probability 1/6 प्लस इसका क्या होगा? मेरे ख्याल से तो वही होगा, 2/5 into 1/6 into 1/6। इसका भी यही होगा, 2/5 into 1/6 into 1/6। इसका भी वही होगा, 2/5 into 1/6। तो मैं इतनी बार ऐड करने के बजाय डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 4 से। प्लस इसका चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ऑड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ऑड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 3 5, 3 ऑड है स्पिनर पे, 3/5। 3/5 इंटू 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 1/6। क्वेश्चन है। सॉरी मैंने सुना नहीं, क्या बोला आपने? सर एक क्वेश्चन है। यस। सर जब स्पिनर 5 साइडेड है तो उसमें 6 कहाँ से आएगा? स्पिनर तो 5 साइडेड है, उसके लिए तो मैंने 5 ही लिखा है, लेकिन स्पिनर के बाद उसने 2 डाइस भी तो फेंके हैं, ये 6 उन डाइस की प्रोबेबिलिटीज हैं। सर तो 6 पहले तो कभी भी नहीं आएगा ना, क्योंकि स्पिनर है पहले, तो 5 तक ही आएगा। एक मिनट हामिस, मैं आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि स्पिनर जिसमें पहले स्पिनर की लिख रहे हैं उसमें कभी 6 तो लिखेंगे ही नहीं ना पहले। स्पिनर में 6 नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो फिर व्हाट इज योर क्वेश्चन? जैसे S12 में आपने 2 6 लिखा और 6 2 लिखा है, तो हाँ, उससे वो मैं ये वो कह वो रहा हूँ। क्या रहा है? अच्छा, आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसने पहले स्पिनर फेंका, स्पिनर फेंकने के बाद जो डाइस के ऊपर 2 नंबर आए उसने उनको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर स्पिनर पे इवन आया, तो अगर स्पिनर पे इवन आया, अगर स्पिनर पे इवन आया, तो डाइस के 2 नंबर्स हैं ये 2 और 6, जिसको वो मल्टीप्लाई करेगा। ओके ओके। डाइस पे तो 2 और 6 आ सकता है ना हामिस? जी जी सर, थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए मैं लेट ज्वाइन कर रहा था वैसे। अच्छा, अब ये समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ आपको? समझ में आ गई। ओके। ये कितनी बन रही है प्रोबेबिलिटी? फ्रैक्शन में बता दो। 11/180। ये जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है, ये किसकी निकाली है? ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? स्कोर 12 होने की प्रोबेबिलिटी। ये मेरा डिनोमिनेटर का आंसर है, ये मेरा डिनोमिनेटर का आंसर है। प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर इज 12, 11/180। बट व्हाट अबाउट द न्यूमरेटर? इवन भी होना चाहिए और स्कोर 12 भी होना चाहिए। उसके लिए मैं कौन कौन सी कंडीशंस प्लस करूंगा? ये चारों। उसमें फिर ये ऑड वाली नहीं आएगी, सिर्फ ये वाला आंसर आएगा। Even and score is 12. Inshal, did you understand?
तो इंशाल्लाह मुझे निकाल के बताइए इवन एंड स्कोर इज 12 कितना बनेगा फ्रैक्शन में, या आप मुझे फ्रैक्शन में बता दो। 8/11। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो मैं इसका पूछ रहा हूं इवन एंड सम इज 12, 2/45। अब फॉर्मूले में डाल दो 2/45 डिवाइडेड बाय 11/180। 8/11 चेक कीजिए। ठीक है, मुश्किल वाले मैं आपको क्लास में करवा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आसान वाले होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप वो आज नहीं करेंगे तो फिर कल मुश्किल वाले क्वेश्चंस आपको और भी ज्यादा मुश्किल लगेंगे। सो इजी क्वेश्चंस आज होमवर्क। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप घर पे करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन which you will do question number 41। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45। And the last question that I am giving you is question number 57। ठीक है, कल की क्लास से पहले मुझे भेज दीजिएगा, जो नहीं हो सकेंगे इसमें से वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।